कि अगर हम नेट्रम्यूर की लाइफ को देखें ना, कि नेट्रम्यूर की लाइफ में उसकी जो मेन फीलिंग है या उसको जो मेन चीज़ें हैं उसकी, वो क्या है। सबसे पहले तो नेट्रम्यूर बहुत सेंसिटिव बंदा है, और वो सेंसिटिव होने के कारण ही उसको ये लगता है कि कोई मुझको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, यानी लेट डाउन नहीं करे। दूसरा, उसको बिट्रेड का भी डर है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है फियर बिट्रेड में, हायोसाइमेसी पढ़ा है, लेकिन उसमें और भी मेडिसिन है, उसमें नेट्रम्यूर भी है। तो उसको कोई धोखा नहीं देना चाहिए। और तीसरा, उसको ये लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए उसको लाइफ के अंदर। तो ये इन 3 चीज़ों से बचने के लिए वो जो अपने रिलेशंस बनाता है, वो फ्रेंडशिप और रोमांस वाले रिलेशन ये होते हैं उसके, मोस्टली उन पर आधारित वो रिलेशंस बनाता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि भाई हम लोग जो भी जानकारी आपको देते हैं ना, वो एक पार्ट होता है सिर्फ, वो पूरा सब कुछ ही नहीं होता। क्योंकि एक मेडिसिन इतने पार्ट्स से मिलकर बनी हुई, जैसे एक बॉडी में डिफरेंट पार्ट है, हाथ है, पैर है, हाथों में भी उंगलियां हैं, पैरों में भी उंगलियां हैं, सिर है, गर्दन, आँख, नाक, कान, ऐसे एक पूरा मेडिसिन है, वो इतने पार्ट से मिलकर बनी हुई है कि कौन व्यक्ति आपको क्या पार्ट पढ़ा रहा है, बस वो आपको देखना है, वो सारे पार्ट को जोड़ करके आपको पूरी मेडिसिन को समझना है। तो जिससे भी जो भी जानकारी मिले, वो एक थोड़ी जानकारी ही हो सकती है, पूरी जानकारी कभी नहीं होगी, वो आप ऐड कर सकते हैं बस। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि नेट्रम्यूर जो है ना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसको इमोशनल इंजरी नहीं चाहिए। और इमोशनल इंजरी नहीं चाहिए, और इमोशनल इंजरी उसको मिलेगी किससे? जिस व्यक्ति से वो प्यार करेगा, यानी लव्ड वन, या फिर जिन पर वो ट्रस्ट करेगा, तो उनसे ही उसको उन लोगों से ही उसको इमोशनल इंजरी मिलती है। तो जब उसको ये लगता है कि ऐसे लोगों से उसको इमोशनल इंजरी मिलती है, तो फिर वो अपने अंदर अपने बाहर एक वॉल बना लेता है, उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, इंट्रोवर्टेड हो जाता है, जैसे मैम ने बताया। अब मैं आगे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नेट्रम्यूर जो है वो किसी एक पर्सन पर या फिर मदर पर पूरा भरोसा करके चलने वाला व्यक्ति होता है। मतलब उसकी लाइफ में कोई एक पर्सन होना चाहिए जिस पर वो ट्रस्ट करे, या फिर वो उसकी मदर भी हो सकती है जिस पर वो ट्रस्ट करके चलता है। लेकिन अगर हम डीडी में देखें तो कैलकेरिया कार को पूरा होम चाहिए। कैलकेरिया कार जब होम के अंदर होता है या उसका पूरा होम उसके साथ होता है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है और वो प्रोटेक्टेड फील करता है। अगर हम इस चीज़ को कैलकेरिया कार्ब को थोड़ा सा साइकोडायनेमिक में जाएं, तो कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है वो सीप के मिडिल लेयर से बनी है। मतलब उसको अंदर वाला लेयर ने भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है और बाहर, तो वो ओवर प्रोटेक्टेड है। इस वजह से कैलकेरिया कार्ब को पूरा होम चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम मैग्म्यूर की बात करें तो मैग्म्यूर को मदर चाहिए। वो अगर उसको मैग्म्यूर को मदर मिलती नहीं है तो उसमें वो ऑफर फीलिंग में जाता है। इसी तरीके से जो काली कार्ब है उसको पूरी फैमिली चाहिए। वो फैमिली ओरिएंटेड वाला बंदा है जिसको सब घर वाले चाहिए। अगर इग्नेशिया की बात करें तो इग्नेशिया की पूरी दुनिया उसका पति होता है। वो घर में और किसी का सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन वो अपने पति से बहुत कुछ डिमांड करती है, लेकिन वो कहती किसी को कुछ नहीं है। मतलब वो ये देखती है कि मैं अपना, मतलब वो अपने इमोशंस का सारा जो खजाना है वो अपने पति पे लुटाती है, और उम्मीद ये रखती है कि पति भी उसकी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को समझे और उसी तरीके से उसका ख्याल रखे जिस तरीके से वो उसका ख्याल रखती है, उसके घर वालों का ख्याल रखती है। तो उसकी पूरी दुनिया आपको पति में सिमटी हुई मिलेगी। मेरी एक पेशेंट थी, वो बोली उसका बेटा लाइकोपोडियम टाइप का था, बहुत वैसा था। तो वो उसको मैंने पूछा कभी, तो बोली नहीं, मेरे बेटा जाए तो जाए अलग, मैं तो अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये एक पति से जुड़ी रहने वाली महिला होती है, क्योंकि अपने इग्नेशिया का रूब्रिक भी पढ़ा है, डिल्यूजन मैरिज, ही इज मैरिड। तो 7 जन्मों का बंधन मान के पति के साथ निभाना पसंद करती है। और कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने इसके केयर वगैरह और उसमें बच्चों के रूब्रिक वगैरह नहीं देखे इसमें इग्नेशिया को अभी, और मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर मैं ये बात करती हूँ कि इग्नेशिया जो है अगर वो डिसअपॉइंटमेंट में जाएगी, यानी उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तो इग्नेशिया क्या फील करेगी? इग्नेशिया फील करेगी कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि वो पति के साथ 7 जन्मों का बंधन मान के बैठी है और वो उससे जुड़ी हुई है। अगर वही
नहीं रहा या उसको छोड़ के चला गया, तो वो ये फील करती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और इसको हम रूब्रिक में लेते हैं डिल्यूजन, रूइंड, ही इज़ रूइंड। इसमें वैसे तो 4 मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब भी है, हीरोइनम, वेरेट्रोमेल्बम और इग्नेशिया। लेकिन इग्नेशिया जो है वो फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है इस रूइंड फीलिंग के अंदर। अब अगर हम इसी चीज़ को आगे देखें कि नट्रम्यूर अगर डिसअपॉइंटेड होता है, चाहे अपने लव्ड वन से या किसी को वो लव करता था उससे, या कोई भी व्यक्ति से अगर वो डिसअपॉइंटेड होता है या उसका पति उसको छोड़ के चला जाएगा, इग्नेशिया की जगह बंदा है आपका नट्रम्यूर, तो वो उस पर वो क्या रिएक्शन करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये रिएक्शंस की बात कर रही हूँ मैं। तो नट्रम्यूर वाला जो बंदा होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब पहले एब्जॉर्ब को समझिए। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि आप अपने विचारों के अंदर इतने खो गए कि आपके आसपास कौन गुजर रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं। तो ये रूब्रिक जो है वो पूरा रूब्रिक ये है कि एब्जॉर्ब एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, कि हाय अब मेरा क्या होगा, कैसे ज़िंदगी चलेगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो ये उसको अपनी ज़िंदगी की चिंता होने लगती है कि भाई अब होगा क्या, कैसे निपटेगी उन समस्याओं से। तो इस रूब्रिक में 2 ही मेडिसिन है, डल्कामारा और नट्रम्यूर। लेकिन एक रूब्रिक तो ये कि भाई वो एब्जॉर्ब में जाएगी और इस तरीके की अपनी चिंता फ्यूचर के बारे में सोचेगी। दूसरा, नट्रम्यूर हेटेड और रिवेंजफुल भी है, तो वो हेटेड और रिवेंजफुल भी हो सकती है अगर उसको कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिले तो। और हेटेड रिवेंजफुल में 4 मेडिसिन हैं टोटल, लैकेसिस और नट्रम्यूर फर्स्ट ग्रेड है, इसमें नाइट्रिक एसिड और नक्स वोमिका सेकंड ग्रेड है। ये 4 मेडिसिन है जो हेटेड रिवेंजफुल में है। हम सिंथेसिस से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कंप्लीट में या और किसी रिपर्टरी में और भी मेडिसिन है तो वो आप इनमें ऐड कर सकते हैं। अब आता है तीसरी मेडिसिन को मैं ले रही हूँ कि मान लो पल्सटिला है। अगर पल्सटिला को डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, उसके पति ने उसको कह दिया भैया मैं तलाक दूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा तुझे, या उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तो उसकी क्या रिएक्शन होगी। पल्सटिला सोचेगी हाय अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी सोच आने वाले फ्यूचर के लिए होगी, क्यों कि ये जो रूब्रिक है इसके अंदर विल लगा हुआ है, और ये रूब्रिक है डिल्यूजन, ही विल बी रूइंड, सिंगल पल्स है इसमें, ही डिल्यूजन, ही विल बी रूइंड, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्योंकि पल्सटिला क्या चाहती है, अफेक्शन चाहती है, दुलार चाहती है, वो तो भूखी है प्यार की, उसको जितना मिले उतना ही कम। और अभी उसको पति छोड़ने की बात कर रहा है या उसको पति छोड़ चुका है, तो अभी उसको ये लगता है कि अभी मुझे प्यार कौन करेगा, मुझे प्यार कहाँ से मिलेगा। तो वो फ्यूचर में जाएगी कि भाई अभी मैं आगे चल के मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कोई प्यार करने वाला बचेगा ही नहीं। अगर इसी की जगह औरम मैट हुआ, उसने किसी के साथ दिल लगाया, उसका किसी के साथ अफेयर है या लव है, अगर वो बंदा उसको छोड़ के जाएगा तो औरम मैट क्या रिएक्शन देगा। ऐसा बंदा जो औरम मैट है वो अगर आपकी क्लिनिक में आएगा और अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, और उसने बताया कि साहब गर्लफ्रेंड थी छोड़ के चली गई, तो उसको पूछोगे तो फिर बोले डॉक्टर कुछ नहीं साहब, मेरी गलती होगी, मुझ में ही कमी होगी, मैं ही उसका ढंग से ख्याल नहीं रख पाया हूँगा, इसलिए वो छोड़ के गई, मेरी कमी रही होगी। क्योंकि औरम मैट जो है वो सेल्फ कंटेम्पचुअस बंदा है, सेल्फ रिप्रोचिंग वाला बंदा है, सेंसोरियस वाला बंदा है, और वो हर काम के लिए अपने को ही रिप्रोच देता है, क्योंकि वो ईगो वाला बहुत बंदा है। लेकिन औरम को कहते हैं कि वो गोल्डन हार्ट वाला बंदा होता है, जो हर चीज़ में खुद की ही कमी निकालेगा। अगर बच्चों को कुछ नहीं दे पाया या उसके साथ किसी ने गलत भी किया तो वो सीधा अपने ऊपर लाएगा उस चीज़ को कि मेरे में कुछ कमी होगी, मैं ही नहीं कर पाया हूँगा। मतलब खुद को खाने वाला बंदा होता है, और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ये सुसाइडल तक भी जा सकता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर भी सकता है। इसके अलावा औरम मैट में एक रूब्रिक है डिल्यूजन अनफिट वर्ड फॉर द, यानी डिल्यूजन अनफिट वर्ड फॉर द, यानी वो संसार के लिए फिट ही नहीं है, अनफिट है। और इसमें मेडिसिन है औरम म्यूरनेट, औरम सल्फ और प्लेटिना।
इसके अलावा ऑरम का एक रूब्रिक और है जो ऑरम को इंडिकेट करता है कि चीयरफुल वाइल थिंकिंग ऑफ डेथ। उसको डेथ की बात सोच करके खुश हो जाती कि भाई ठीक है, सालो मर जाना ही बढ़िया है, मैं कुछ कर तो पाया नहीं किसी के लिए, मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसको डेथ का सोच करके ही खुशी होती है कि भाई ठीक है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। और इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, एक है ऑरम और दूसरी है ऑरम म्यूर नेट। अगर इसके अलावा स्टेफिस एग्रिया होगा और उसके साथ में डिसअपॉइंटमेंट आता है लव में, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उसको लगता है कि मेरा तो फ्यूचर ही रिवर्स हो गया है, किसी ने मुझे इंसल्ट की है, छोड़ दिया ना उसको, तो उसकी इंसल्ट हो गई। डिग्निटी वाला है नटरम्यूर की तरह, स्टेप भी मेरी डिग्निटी को हर्ट किया है, तो इस अपमान से तो मेरा जीते जी ही सब कुछ खत्म हो गया है, इससे मर जाना ही अच्छा है। वो खुद को मोटिफाइड तक करने लगती है। तो इसमें जो रूब्रिक है, स्टेफ के जो रूब्रिक हैं, वो है इससे ये जो ये अपने आप को मोटिफाइड कर रहा है, ये जो अपने आप को कोस रहा है या अपने लिए ये जो बात कर रहा है, वो उस सोच विचार की वजह से ये एलिमेंट में जाता है। तो इसका जो रूब्रिक है वो है एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून, मेरा तो नसीब ही उल्टा हो गया। दूसरा एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन विद इंडिग्नेशन, इसमें सिंगल स्ट्राइफ है और वो भी रेड में है कि इंडिग्नेशन। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मॉर्टिफिकेशन क्या है। मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने पढ़ा होगा कि आत्मदमन, वैराग्य, मृत्यु होना, मांस का सड़ना, चेतना का नाश होना, सक्रियता का ह्रास होना या आत्मसंयम। संयम यानी मांस का टुकड़ा आपने रख दिया, अगर छोड़ दिया तो वो मॉडिफाइड हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसे ही ये जो स्टेफिस एग्रिया है, ये इंडिग्नेशन के कारण अपने आप को ऐसा गला हुआ, सड़ा हुआ, ऐसा बिल्कुल ख़त्म फील करता है और ये फील करता है कि मेरा तो मर जाना ही बढ़िया है, अब कोई फ़ायदा नहीं है मेरा आगे जिंदा रहने का। अब आपको समझना पड़ेगा कि इंडिग्नेशन क्या होता है, क्योंकि इंडिग्नेशन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस चीज़ को आगे नहीं समझ पाएंगे। इंडिग्नेशन होता है आपके अंदर आक्रोश पैदा होना, और आक्रोश किस लिए पैदा हो रहा है कि आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए सही समझते हो, लेकिन आपको किसी ने आपकी कमी निकाल दी, आपको कह दिया नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, और आपकी इंसल्ट हो गई। आपको ये लगने लगा कि ये बात तो ऐसी थी और इन लोगों ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो इन लोगों ने मेरा अपमान कर दिया, उसकी वजह से उसके अंदर एक खटास पैदा हो जाती है, अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है। हालांकि इसमें एक रूब्रिक और भी है कि एलिमेंट फ्रॉम एंगर इंडिग्नेशन विद, उसमें उसको अंदर आक्रोश पैदा होता है, उसके साथ साथ उसको गुस्सा भी आता है। गुस्सा बाहर से आता है, मतलब बाहर से आप कैरी करते हो, बाहर दिखाते हो, और आक्रोश जो होता है वो आप अपने अंदर रखते हो, जिसको कहते हैं ना रोष। तो इस टाइप का एक रूब्रिक और भी है कि ग्रीफ अबाउट कंसीक्वेंसेस। तो जब उसको छोड़ दिया जाता है या उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो उसको ये लगता है, क्योंकि ग्रीफ है यहाँ, ग्रीफ मतलब दुख होता है, अबाउट कंसीक्वेंसेस, ये भी सिंगल स्टेप है कि भाई अब आगे कंसीक्वेंसेस मतलब आगे होगा क्या, यानी अब इस डिसअपॉइंटमेंट या इंडिग्नेशन के कारण आगे का परिणाम क्या होगा, ये सोच सोचकर वो दुखी होता रहता है, क्योंकि वो किसी से आर्ग्यू तो कर ही नहीं सकता। हमको पता है कि स्टेफिस एग्रिया आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग में है, हालांकि इसमें साइलिशिया भी है, एक और मेडिसिन भी है, और दूसरा जो रूब्रिक है वो है लॉयल, यानी स्टेफिस एग्रिया और नट्रम्यूर, कालीकार्प और कैलकेरिया सिलिकेटा, ये 4 बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत लॉयल होते हैं। अगर हम देखें कि नट्रम्यूर और स्टेफ दोनों ही डिग्निटी वाले बंदे हैं, तो शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो नट्रम्यूर मोरल फीलिंग वांट ऑफ में है। अब मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्यों लिया हमने, क्योंकि नट्रम्यूर मोरल क्या है, मोरल होते हैं कि भाई बड़ों के पैर छुओ, कोई आए तो नमस्कार करो, सबके साथ अच्छे से करो, अगर बहू है तो सिर पे पल्लू रखे, पैर छुए, टाइम पे सब कुछ करे। एक तो नट्रम्यूर तो ऐसा बंदा है कि अपने आप को अंदर अकेले में बंद करने वाला है, उसकी बला से कोई घर में आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे आपका बच्चा कैसा है,
हम आए हैं आपके, ये नमस्ते तक नहीं करने आया बाहर निकल के। तो ये नेटरम्यूर होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्टेड होते हैं, पसंद ही नहीं करते लोगों से मिलना, और फिर अगर कभी ये हर्टेड हुए हैं या रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व रहने वाले बंदे हैं, तो ये अपना मोरल दिखाते ही नहीं उस टाइप से। तो इसीलिए नेटरम्यूर को मोरल फीलिंग वांट ऑफ में रखा गया है। और दूसरा, नेटरम्यूर केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स में है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट में है, जबकि सिंथेसिस में केयरफुल ऑफ अदर्स में नहीं है, क्योंकि अदर्स से तो उसको धोखा मिलता है ना, उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तो रिश्तेदारी से ही अपने जो उसको केयर कर सके, ये उनकी केयर करता है। इसके अलावा ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच में भी आपको नेटरम्यूर मिलेगा। और नेटरम्यूर जो है वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला बंदा है, जबकि अगर मैंने इसको स्टैफ के साथ डीडी किया है शॉर्ट में, स्टैफ जो है वो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन है। ये मोरल के अंदर होने की वजह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहेगा, मतलब हर चीज़ को अपने उसमें ही रखेगा। इसके अलावा ये केयरफुल ऑफ अदर्स में है, और फियर अबाउट हिज सोशल पोजीशन और फियर ऑफ रिजेक्शन है स्टैफ में। अब फियर ऑफ अबाउट हिज सोशल पोजीशन क्यों आया स्टैफ में? क्योंकि स्टैफ जो है वो एम्बिशियन वाला बंदा है, और एम्बिशियन भी कहाँ तक, उसको फेमस होना है। इसलिए आपको स्टैफ इस एग्रिया ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच में नहीं मिलेगा, और उसको अगर एम्बिशन पूरा करना है, फेमस होना है, तो भाई उसको अपनी सोशल पोजीशन का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, और रिजेक्शन भी नहीं होना मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उसका एम अटक जाएगा। तो इसके साथ में एक रूब्रिक और लगता है स्टैफ में, फियर ऑफ लूज हिज लुक्रेटिव जॉब। इसीलिए किसी से भी वो आर्ग्यू नहीं करता कि मेरा जो जॉब है वो चला ना जाए। स्टैफ के और भी एक रूब्रिक है, एंगर नेवर एंग्री। वो कभी किसी पे गुस्सा दिखाता ही नहीं है, सिंगल स्टैफ है। आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, कावर्डाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन। इतना डरपोक है कि वो अपनी अंदर उसके क्या ओपिनियन है वो तक वो देना नहीं चाह रहा है, वो तक वो बताता ही नहीं है, किसी को देता ही नहीं कि भाई मेरी भी कुछ ओपिनियन है इस चीज़ के संबंध में, उसमें इतना भी साहस नहीं है। और ये रीजन पावर इंक्रीज में भी है। मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका रिमेनिंग पार्ट फिर नेक्स्ट टाइम रखें, अगर सर बोले तो। सर बताइए क्या करना है। जैसे आप चाहेंगे मैडम, जैसे आप विश करें। सर आप लोग बताइए, क्योंकि अभी तो काफ़ी है, अगर चाहें तो अपन सेकंड पार्ट में रख सकते हैं, तो सर भी आगे बोल पाएंगे, फिर इसको यही ड्रॉप कर देते हैं। मैडम बहुत बढ़िया ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा और लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम या सर आप अगर कुछ बोलना चाहे रविंद्र सर। नहीं मैम, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, रियली वांट समझ आपने डील किया मुझसे ग्रामेटिक्स से। आप कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने इसमें छोटा पार्ट लिया है कि क्लिनिक में आपको ये 2-3 मेडिसिन छोटा रूप में कैसे मिलेंगी। तो इग्नेशिया जो है वो मोरल वाली है, आपकी क्लिनिक में आएगी तो वो आपको सर्चिंग फ्लोर करती हुई मिल सकती है। सर्चिंग फ्लोर मतलब आप उसको कुछ पूछोगे तो वो नीचे देख रही है, या अपने पति की तरफ बार बार देख रही है। और नेटरम्यूर होगी वो डिग्निफाइड है, तो वो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ बात है, मतलब वो अपने आप को ऐसा दिखाएगी कि हाँ मुझ में कुछ बात है। लेकिन आपको नेटरम्यूर जब आप उससे कुछ पूछोगे तो वो आपको जवाब देने के टाइम पे इधर उधर देखती हुई मिलेगी, क्योंकि वेडिंग लुक जैसा मैम ने बताया, और लुक के और भी रूब्रिक्स है कि दीवार की तरफ देख के बात करे। तो ये नेटरम्यूर है, और नेटरम्यूर और इग्नेशिया दोनों ही आपको क्लिनिक में बहुत कम बोलने वाले मिलेंगे। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ये बहुत कम बोलने वाले होते हैं। जबकि स्टेफिस एग्रिया है वो भी मोरल्स में है, डिग्निफाइड है, लेकिन कम्युनिकेटिव है। तो स्टेफिस एग्रिया आपको कंपैरेटिवली, इनके कंपैरिजन में आप उसको थोड़ा सा बोलने को बोलेंगे या उससे कहेंगे कि भाई अपनी प्रॉब्लम उससे जानना चाहेंगे, तो वो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि स्टेफिस एग्रिया सर्वाइल में भी है। सर्वाइल का मतलब होता है, स्पेलिंग है SERVILE, सर्वाइल मतलब गुलाम।
आपने इसको जैसा कहा ना वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। सर्वाइल के अंदर पल्सेटिला भी है और पल्सेटिला फर्स्ट ग्रेड में है। पल्सेटिला को आप जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगी। अगर आपका पेन गिर भी गया और आपके पास ही गिरा है तो फटाक से उठा के आपको देगी। वो आपको खुश करना चाहती है। तो ये सर्वाइल होता है जो बिल्कुल गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। आप उसको जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा करने को तैयार रहता है। अब अगर सीपिया आपके क्लिनिक में आएगी तो सीपिया तो बेचारी पुअर है, डिल्यूजन पुअर में है, तो कभी कभी आपको उसका पुअरनेस जो है ना वो उसके चेहरे से ही दिखेगा। आपको उसके चेहरे पे देख के ही लगेगा कि यार कितनी बेचारी लेडी है। आपको उसको देखते ही समझ आएगा कि यार बहुत बेचारी है ये तो। अब इसके अलावा मैंने एक दो रूब्रिक लिए हैं, जैसे आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, इसमें आपका साइलिशिया और स्टेफिस एग्रिया है। क्वारलिंग अवर्जन 2, इसमें आपका नट्रम्यूर के साथ में स्टेफिस एग्रिया है कि दोनों को ही झगड़ा नहीं चाहिए। और नट्रम्यूर सिंगल में हमने बताया फर्स्ट अवर्जन में है। पोलाइट टू पोलाइट में आप कार्सिनोसिन, स्टेफिस एग्रिया और वनीला है। इतना पोलाइटली बात करते हैं कार्सिनोसिन, स्टेफिस एग्रिया और वनीला कि बस पूछो मत। एंगर नेवर एंग्री में सिंगल स्टेफिस एग्रिया है। डिजायर सप्रेसिंग हिज डिजायर्स, मतलब ये लोग अपनी डिजायर्स को भी सप्रेस करने वाले बंदे हैं। वो 3 ही बंदे हैं रिपर्टरी में, कार्सिनोसिन, साइलिशिया, स्टेफिस एग्रिया। इनकी खुद की इच्छाएं होती हैं लेकिन वो अपनी इच्छाओं को भी दबा डालते हैं। अब इसमें 2 रूब्रिक ऐसे हैं कि एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर। अगर आपको गुस्सा आया और आपको अचानक से लकवा हो गया तो 3 मेडिसिन है आपके पास में। नट्रम्यूर फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है और नक्सवोमी का सेकंड ग्रेड है और स्टेफिस एग्रिया थर्ड ग्रेड में है। ये 3 मेडिसिन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर ऑन वन साइड, अगर किसी एक साइड में आपको पैरालिसिस हो गया गुस्सा आने से तो सिंगल स्टेफिस एग्रिया मेडिसिन है। और इसके अलावा मैंने इसको थोड़ा सा जो डीडी किया है वो डीडी किया है थूजा के साथ में। तो थूजा भी नट्रम्यूर के पास से गुजरती है। जैसे हमने पढ़ा कि नट्रम्यूर को अकेला पसंद है, अकेलापन पसंद है, अकेला रहना ही चाहता है और बंद कमरे में रहेगा, ऐसा है वैसा है, वो उसका एक फेज है। नट्रम्यूर अकेला रहना चाहता है, उसके साथ में भी, उसके साथ साथ भी वो दुनिया के साथ संबंध रखना चाहता है और कभी कभी कुछ हद तक वो मिक्स होने की कोशिश भी करता है। तो आपने पहले पढ़ा कि भाई नट्रम्यूर को अकेला रहना पसंद है, तो उसके जो रूब्रिक है वो है अलोन बीइंग एम्यूरेशन और कंपनी अवर्जन टू वैन अलोन एम्यूरेशन। लेकिन और इसके साथ में कंपनी अवर्जन टू रूम लाइक टू बी अलोन इन ए, मतलब अकेले कमरे में उसको रहना है, उसको किसी का साथ नहीं चाहिए, उसको कमरे में अकेले ही रहना है। सिंगल नट्रम्यूर है। इसके अलावा नट्रम्यूर में एक और रूब्रिक है कंपनी अवर्जन टू साइट ऑफ पीपल अवॉइड्स द, यानी वो अपने कमरे में अकेला रहना चाहता है, साथ में वो किसी इंसान को देखना भी नहीं चाहता अपने आसपास में। और इसमें मैम ने अभी एक रूब्रिक और बताया था एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी वो अपने परिवार से विमुख विरक्त रहता है। दूसरी ओर मैंने जो बोला कि नट्रम्यूर को भी अकेलापन खलता है, वो किन रूब्रिक से पता लगता है? उसके रूब्रिक है अलोन बीइंग एग्रावेट, मतलब उसको भी अकेलापन, मतलब आपके पास ये शेड का नट्रम्यूर भी आ सकता है जो अकेला रहना पसंद नहीं करता हो। कंपनी डिजायर फॉर व्हेन अलोन एग्रावेट। लेकिन अगर इसको थ्यूजा से डीडी करते हैं तो थ्यूजा जो है वो लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा होता है। उसको ये फील होता है कि मेरा वर्थलेसनेस है जीवन, मतलब मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अपने अंदर वो ये फील करता है। मैंने इसको डीडी में क्यों रखा है? एक और तो नट्रम्यूर है जो डिग्निफाइड फील कर रहा है और उसके कंपैरिजन में आप थूजा देखो जो अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं रहा है, वो अपने आप को वर्थलेस फील कर रहा है, अपने को ऐसे फॉरेन पार्टिकल जैसा फील करता है जैसे वो बाहर का हो और खुद को इस जो
वो उसमें जो फीलिंग है कि वो वर्थलेस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अपने आप को, थ्यूजा जो है वो अपने आप को हर स्थिति में फिट करने की कोशिश करता है, और उसको अपने आप को फिट करने के लिए उसके पास एक हथियार है, प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स। इसमें एक केस मैंने पढ़ा था कि एक लेडी थी जो दुबई में गई थी, उसको उसके घर वालों ने भेज दिया था दुबई में काम करने के लिए। तो वहाँ पे वो कितना भी काम करती थी, सब काम करती थी, लेकिन वो मालकिन थोड़ी खड़ूस थी, उसकी हमेशा कमी निकालती थी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो लेडी जो है वो फर्श पे पोंछा लगा रही है, समझ में आता है, भाई सब लगाते हैं, दीवारों को पोंछ रही है, समझ में आता है, लेकिन वो छत पे भी पोंछा लगाती थी ताकि मालकिन खुश हो जाए। तो थ्यूजा जो है वो इस लेवल का प्लीजिंग तक जाता है, और उसका मेन रीजन क्या है, उसके अंदर की वर्थलेसनेस फीलिंग। मैंने यह अंतर इसलिए लिया है, और उसके साथ में वर्थलेसनेस फीलिंग के साथ में उसके अंदर एक और फीलिंग होती है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, और उसके बारे में जो भी जानेगा वो उसको प्यार नहीं करेगा, वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश करने में ही लगी रहती है, इसलिए वो खुद को हर माहौल में फिट करने की कोशिश करती है। जबकि नटरम्यूर बहुत डिग्निफाइड समझता है, होता नहीं है, जैसा मैम ने बोला कि वो दास का बच्चा होता है, उसका लेवल इतना, उसका नटरम्यूर का जो लेवल है वो कम होता है, लेकिन वो अपने लेवल को ज़्यादा समझता है, और खुद को ज़्यादा समझ के, अपना लेवल ज़्यादा समझ के वो डिग्निफाइड अपने आप को दिखाता है। जबकि थ्यूजा का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो अपना लेवल बहुत नीचा समझती है, कम समझती है। उसका रीज़न है वर्थलेसनेस फीलिंग उसके अंदर की। और नटरम्यूर और थ्यूजा में एक कॉमन रूब्रिक है, डिल्यूजन हैड बिलोंग्स टू अनदर। मतलब आपको नटरम्यूर वैसे तो हर काम अपने आप करने वाला, जैसा मैंने बताया, खुद से कोशिश करने वाला, खुद से मेहनत करने वाला मिलेगा। लेकिन एक केस हमने ऐसा भी पढ़ा था कि एक लड़का था 14-15 साल का, उसके बचपन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही थी, फेस पे बहुत बड़े बड़े, पहले उसको बालों के अंदर कुछ बड़े पैचेस हो गए, फिर फेस पर हुए, और बहुत पूरी बॉडी पे पैचेस और ये सब थे। तो उसके बालों को कटवा दिया गया, उसके बाल भी उड़ गए थे, गंजा हो गया था वो। तो उसकी माँ कहती थी बेटा कैप लगाओ, तो वो कहता था नहीं मुझे कैप की ज़रूरत ही नहीं है। अफेक्टेशन में भी है ना नटरम्यूर, तो वो उसका अफेक्टेशन था, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, वो वॉल बना के रखता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। और जब उस बच्चे से बात की गई, और वो अपीयरेंस पे भी इतना ध्यान नहीं देता था, तो ये कारा में एक रूब्रिक भी है कि इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस सल्फर के साथ में। तो इसके साथ में फिर जब मैम ने ये नटरम्यूर पकड़ा तो किस बेस पे पकड़ा था, उन्होंने बताया कि जब मैंने उसको पूछा ना कि भाई तुम क्यों नहीं लगाते कैप, तुमको ये ऐसे गंजा वाला से शक्ल अच्छा लगता है क्या? तो बोलता है मैम देखिए कोई बाहर का मुझे कुछ भी बोले ना, मुझे सब चलता है, मेरी माँ मुझे कुछ नहीं कहनी चाहिए, जब मेरी माँ मुझे कुछ कहती है ना तो मैं टूट जाता हूँ अंदर से, मुझे मेरी माँ नहीं कुछ कहनी चाहिए। तो जब उसकी माँ से पूछा गया तो उसकी माँ ने कहा हाँ डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊँ, इतना बड़ा बच्चा हो गया है, लेकिन इसको शर्ट भी चूज करना है तो मेरे से पूछेगा माँ कौन से रंग की शर्ट पहनूँ, क्या पहनूँ, खरीदारी करने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, हर काम मुझसे पूछ के करता है। इसीलिए ये जो रूब्रिक था वो मैम ने ये लगाया था, डिल्यूजन हैड बिलोंग्स टू अनदर। मतलब वो अपने दिमाग को काम में ही नहीं ले रहा है, माँ से ही पूछ के कर रहा है, जबकि शर्ट जैसी चीज़ तो बच्चा खुद भी सेलेक्ट कर सकता है, 14-15 साल का बच्चा छोटा नहीं होता। और हेड बिलोंग्स टू अनदर के अंदर एल्यूमिना, नटरम्यूर और थ्यूजा, ये तीन ही मेडिसिन है। तो नटरम्यूर भी अपना दिमाग काम में नहीं लेता और बहुत कंफ्यूजन में रहता है नटरम्यूर, ये थ्यूजा। तो ये थ्यूजा के बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। तो ये जो डिल्यूजन वर्थलेस ही इज, इसमें भी थ्यूजा है, लेकिन इसमें स्टेफ के साथ पड़ी हुई है। और अगर डिग्निफाइड रूब्रिक लेते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अंदर ऑलरेडी 5 मेडिसिन है। तो यहाँ पे एक बार डिग्निफाइड को मैं दोबारा से समझाना चाहूँगी कि डिग्निफाइड होता क्या है। तो डिग्निफाइड जो है वो आदमी का सेल्फ इवैल्यूएशन होता है कि मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे मेरे लिए भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों दूसरों के लिए ऐसा बोलूं। तो डिग्निटी जो है इट इज़ assessed as measure against an individual
कंसाइंस रेदर देन अगेंस्ट जजमेंट ऑफ कम्युनिटी। मतलब डिग्निटी जो है वो लोगों के द्वारा जज नहीं की जाती है, बल्कि आपकी अपनी गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा या आप कितने सम्माननीय हैं लोगों के लिए, वो आप डिसाइड करते हैं, वो आप सोचते हैं। तो डिग्निफाइड होने की वजह से, यानी अपने आप को कुछ समझता है नटरम्यूर, तो डिग्निफाइड होने की वजह से नटरम्यूर का क्या फंडा रहता है, वो ये कहता है कि ना मैं किसी के बारे में बुरा कहूँगा, ना कोई मेरे बारे में बोले। मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर रहूँगा। जैसे मैम ने बताया ना कि नटरम्यूर प्रॉपर टू में है, ना किसी को मैं हर्ट करूँगा और ना मुझे कोई हर्ट करे, ये नटरम्यूर का मेन फंडा है। तो नटरम्यूर अपनी डिग्निटी को मेंटेन, जो नटरम्यूर ने, मैंने भी बताया कि वो ये कहता है कि भाई मुझे प्रॉपर रहना है, ना किसी को हर्ट करना है, ना किसी से हर्ट होना है, ना किसी की बुराई करनी है। यही उसकी एक्सक्लूसिविटी होती है। नटरम्यूर की जो ये सोच है ना, वही उसको एक्सक्लूसिव बनाती है। और एक्सक्लूसिव 2 के अंदर जो 6 मेडिसिन है उसमें है कैलकेरिया कार्प, कार्सिनोसिन, नटरम्यूर, प्लेटिना, रूटा और स्पोजिया। इसीलिए नटरम्यूर कंडीशन के हिसाब से उचित व्यवहार करता है ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बस मेरा काम पूरा हो गया। और फियर ऑफ पिंस में भी नटरम्यूर है, और पिंस होते हैं आपको चुभने वाली बातें बोले जाए, अरे ऐसा है वैसा है, आपको जो बातें चुभ जाए वो पिंस कहलाती है। और ये रूब्रिक है फियर ऑफ पिंस। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे अभी बस कर देना चाहिए, और अभी मेरा जो डीडी बचा हुआ है वो इग्नेशिया, नटरम्यूर, सीपिया, कार्सिनोसिन, स्टेफिस एग्रिया और पल्स के बीच में बचा हुआ है। तो ये हम फिर कभी और देखेंगे। तो आई थिंक बहुत ओवरलोड ना हो जाए, हमने बहुत थोड़ा ही और बहुत इसी तरीके से ही देने की कोशिश की ताकि सबके कुछ याद रह सके, कुछ काम आ सके। हेलो मैम, आप पैरालिसिस एंगर वो थोड़ा सा अधूरा रह गया। हाँ, वो रूब्रिक थोड़ा सा अधूरा रह गया। हाँ मैं बता देती हूँ। ये रूब्रिक अगर आप उसमें रिपर्टरी में सर्च करेंगे ना, वो रूब्रिक है एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर, एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर, जिसमें नटरम्यूर, नक्स भूमिका और स्टेफ 3 मेडिसिन है। लेकिन अगर एंगर पैरालिसिस फ्रॉम एंगर वन साइडेड हो जाए तो सिंगल स्टेफ है। गुस्सा करने के बाद में आपको पैरालिसिस आ गया। जैसे हमने एक केस में पढ़ा भी था कि एक लड़की नई नई शादी होके गई, बहुत ही नई, और बस वो शादी हुई थी और घर गृह प्रवेश ही हुआ था उसका। उसकी सास ने उसको पता नहीं ऐसा कुछ बोल दिया, क्या उसको इंडिग्नेशन फील हुआ, उसको इतना गुस्सा आया। और क्योंकि स्टेफ एंगर को सप्रेस कर जाता है ना, रिएक्ट नहीं कर पाता ना, अपन ने पढ़ा था कि वो बाहर नहीं निकाल पाता, इग्नेशिया की तरह उस कावर्ड वाले रूब्रिक में है। तो उस लेडी को उस वक्त ही पैरालिसिस हो गया वन साइडेड। और फिर सब सर को पता लगा ये चीज़, तो सर ने उसको स्टेफ दिया था और उसका पैरालिसिस उसी से ठीक हुआ था। इसीलिए मैंने ये रूब्रिक यहाँ पे रखा कि आप लोगों को सुन के हम लोगों को कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, और कभी कोई ऐसा केस आए तो हम उसको टैली कर सके और दे सके, क्योंकि हम सबका मेन मकसद हमारे अच्छे रिजल्ट्स हैं और क्विक रिजल्ट्स हैं। तो मेरे हिसाब से हम आज यही ख़त्म करें। और रविंद्र सर, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ मैं आपको इनवाइट करती हूँ। तरीके से आप दोनों ने एक्सप्लेन किया है। आपने तो डीडी सभी, लगभग सभी मेडिसिन से डीडी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और बस एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में वर्ड ऑन करना चाहूँगा। वैसे तो आपने बता दिया कि जैसा इतनी स्किलफुल उसमें होती नहीं है, वो जितनी स्पेशल नॉलेजेबल और प्रिटेंड करता है कि मेरे में इतना स्किल है, नॉलेज है, उसके लिए रूब्रिक है चार्ल्टन, CHARLTON। उसमें 5 लोग हैं, कैलकेरिया, Charlton, a person who pertains to special knowledge or skill that he or she does not have. Thank you. थैंक यू सर। अगर इसको हिंदी में देखें ना अपन, तो इसको बोलते हैं कि जैसे मेरे पास डिग्री नहीं है फिर भी मैं वैद्य बनी हुई हूँ, नीम हकीम जिसको कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। तो
ये इनमें वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि भाई हाँ हमें ये काबिलियत है, हमें ये गुण है, मतलब झूठा वैद्य जिसको बोलते हैं। तो इसका ये डायरेक्ट मीनिंग है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू राणा डे सर, एंड थैंक यू ऑल। इतना पेशेंसली आप लोगों ने सुना और क्वेरीज के लिए आप लोगों ने पेशेंस रखा, इसलिए अब मुझे लगता है कि राणा डे सर हमको आप कुछ बोलिए सर। मैडम आप दोनों जो दिया है वो तो बहुत ऊंचाई में बहुत अच्छा ढंग से समझाया, बहुत बहुत अच्छा क्लास हुआ, बहुत बहुत खूब। राधेश्याम सर कुछ बोलिए सर, राधेश्याम सर। दूसरा कोई है थोड़ा सा ये जो क्लास है इसके बारे में थोड़ा बोले प्लीज। ये सर सीमा मैम मतलब क्या बताऊं, इतना बढ़िया इतना सुंदर नेत्रम्यूर एक्सप्रेशन आप लोगों ने किया रूब्रिक के साथ, ऑसम मतलब क्या बताऊं। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रतिन सर। ऐसा नहीं है सर, हम लोग आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। डेली क्वेस्ट जो आपके रहते हैं वो सॉल्व करने में मुझे भी उतना ही एंथुजियाज्म आता है जितना आपको पोस्ट करने में आता होगा सर। और ये जर्नी सर आप लोगों को ही थैंक यू बोलने के लिए है सर, राणा डे सर, रविंद्र सर, सीमा मैम, मतलब जितना हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प हम एक दूसरे को भी कर रहे हैं और साथ साथ में हमारी पैथी भी ऊपर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो नए डॉक्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में देखिएगा सर होम्योपैथी ऑन टॉप होगी, क्योंकि रिजल्ट्स हम देख रहे हैं माइंड मेथड से। जो जिन रिजल्ट्स के लिए हमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुकना पड़ता था, वो रिजल्ट्स हमें हफ्ते भर 15 दिन ऐसे मिल रहे हैं। तो होपफुली ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, और इसी तरह से आप अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस केसेस सब शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बस मैं एक ही बात कहूँगी लास्ट में कि देखिए हम लोग जो भी शेयर कर रहे हैं वो एक पार्ट है मेडिसिन का, वो पूरी मेडिसिन नहीं है। तो प्लीज़ इसको ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ पेशेंट में ऐसा ही मिलेगा। आपके पास कैसा पेशेंट आएगा और आपको उसमें क्या मिलेगा ये तो सर आपका ही नसीब होगा। तो बस आप इकट्ठा करते जाइए, और जब इकट्ठा कर लेंगे तो और उसको जितना समराइज़ करेंगे, जितना अंदर रखेंगे, तो आपकी नॉलेज से जब पेशेंट फैच करेगा तो आप उसको बहुत आसानी से। हमें बिल्कुल इमेज नहीं बनानी परमानेंट कि हाँ ये नेट्रम्यूर ऐसा ही होता है, क्योंकि वो किसी भी पार्ट में आपके पास आ सकता है ना। तो आप जैसे कंसोलेशन एग्रीवेट्स बोलते रहते हैं नेट्रम्यूर में, बट अगर आप कंसोलेशन एमिलियोरेट में जाएंगे तब भी नेट्रम्यूर मिलेगा। तो इसलिए कोई भी प्रेजुडिस में नहीं रहना कि हाँ ये नेट्रम्यूर ऐसा ही है, कंसोलेशन एमिलियोरेट में मिलेगा, है ना। अमेजिंग। ये एक्चुअली क्या उल्टे रूप सर कंसोलेशन सर का नेट्रम्यूर जो कंसोलेशन एमिरेट में है, तो किस तरह का कंसोलेशन मिलने से उनको एमिरेट हो गई? हाँ, अगर कंसोलेशन कर रहे हैं उसको अच्छा भी लगता है, वो चाहता भी है। जैसे कंसोलेशन कहते हैं ना कि उसको कंसोलेशन नहीं चाहिए, एक ही तरफ पड़ा रहता है, बट जब रोता है तो उसको चाहता है बैकग्राउंड में, इन द बैक ऑफ द माइंड कोई आए मेरे को मना ले, ऐसा भी नेट्रम्यूर होता है। तो हमें कोई इमेज नहीं बना के रखनी, हमें प्रेजुडिस नहीं होना है, हाँ ऐसा ही है। बस एक बैकग्राउंड में एक नॉलेज हो गया तो ऑटोमेटिकली जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरे को लगता है हमें पकड़ में आ ही जाएगा। देखिए जो आपने बोला ना कंसोलेशन, नेट्रम्यूर को क्या है, ऐसे फंस नहीं चाहिए, बच्चा प्यारा बच्चा ऐसे नाटकबाजी नहीं चाहिए, वो ट्रू लव पसंद करता है। तो अगर उसको कोई व्यक्ति ट्रू लव देने वाला होगा ना, उसको लगेगा ना कि ये बंदा मुझे समझता है, मुझे जानता है और मुझे ये जो दे रहा है वो ट्रू दे रहा है, तो उससे कंसोल होगा, उसको पसंद करेगा। मेरे पास एक पेशेंट थी, लड़की थी, तो वो बताती नहीं थी कुछ, बहुत थोड़ा बोलती थी ऐसा वैसा। तो मैंने उनकी मदर और उनको बोला आप बाहर बैठो मैं इससे बात करूँगी। फिर मैं उसको बड़े प्यार से बड़े उससे हैंडल करती थी। मैंने कहा देखो बेटा हम भी इस दौर से गुजरे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकती हो। और
हम तो किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि भाई ये तो टॉप सीक्रेट वाली बातें होती हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे अपनी फ्रेंड की तरह बता सकती हूँ। मैंने उसको बड़े प्यार से बोला, तो फिर उसने मुझे सब कुछ बताया। तो ये उसको देखिए यहाँ कंसोल हुई ना वो, तभी तो आपको बता रही है, अदरवाइज तो वो बताएगी नहीं। तो ये कंसोलेशन है, लेकिन कंसोलेशन उसको फंस वाला नहीं चाहिए कि प्यारा बच्चा नाटकबाजी, वो ये कहे कि क्या नाटक कर रखा है, मैं हटाओ यहाँ से, नाटक नहीं चाहिए मुझे। उसको जब लगेगा कि सामने वाला बंदा मेरे लेवल का है, मेरे को समझने वाला है, मेरा जैसा स्तर का है, तो फिर वो आपके कंसोलेशन से बेटर फील करेगी और आपको सब बताएगी। वो बाद में मैंने उसको बोला, बट आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी ना मुझे फोन करिएगा, तो मुझे बताने लगी थी बाद में। तो ये इसका एम्यूलोरेशन है। तो ऐसा हर मेडिसिन में डबल शेड बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया डॉक्टर सीमा, क्योंकि वो चाहता है ना कि मेरी बात को अच्छे से सुना जाए और वो एक्चुअल में अंदर से दिल से उसको माना जाए, इसलिए वो सीक्रेटिव और कन्फाइडिंग में भी है। मैडम ऐसे है कि जो जिनको विश्वास रखते हैं, जिनके भरोसा रखते हैं, अगर उन्हीं इसे मतलब उन्हीं से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे कंसल्ट करे, तभी उनको एमुलेट हो गया। इससे कुछ है कैसा कोई स्पेसिफिक? एक फ्रेंड का केस बताया था, फ्रेंड की बेटी का। हमारे साथ ही होम्योपैथी डॉक्टर, मेरी दूसरी फ्रेंड जो है, हम 3 फ्रेंड्स, मतलब 3 समझ लीजिए। तो वो उसके घर गई और वो उसको वो तकलीफ के लिए माँ को कह रही थी कि आप कुछ नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा बोल रही थी, क्योंकि वो उसके घर अक्सर जाती है, मोस्टली उसका टाइम वहीं गुजरता है, तो वो उसकी फैमिली मेम्बर जैसा ही है। तो उसकी माँ, मतलब वो उसके सामने बोल पाई अपनी तकलीफ, वरना कहते हैं ना कि नाइट्रोम्यूर नहीं बोलता ऐसा। तो उसकी माँ ने उसको, कोई बात नहीं बेटा मैं ये कर दूँगी, तो उसको गुस्सा आ गया, चिढ़ गई वो, और उसने बोला नहीं आप रहने दो, आप कुछ नहीं करती और मुझे नहीं चाहिए, मेरे को आपकी दया की भीख नहीं चाहिए, ऐसे वैसे रोने लगी वो। फिर मेरी फ्रेंड थोड़ा बहुत सिंपैथेटिक, मतलब उसका खुद का भी नेचर ऐसा है, वो सबके साथ में सिंपैथी से पेश आती है, तो उसके पेशेंट भी लंबे इसीलिए टिकते हैं क्योंकि वो सबको उस लेवल का करके चलती है। तो उसकी बेटी को भी पता था कि जो दीदी है, या मतलब ये मैम, मतलब जो है दीदी या जो भी आंटी समझ लो, तो ये है ना ऐसे नाटकबाजी में भरोसा नहीं करती और ये नाटकबाजी नहीं करती है। तो जब उसने उसको समझाया ना प्यार से, कोई बात नहीं बेटा, चल जो भी तकलीफ है मुझे बता, चल तेरी मम्मी नहीं सुनती है, तेरी मम्मी नहीं देती, तो मैं हूं ना, मैं भी तो, तू मेरे से भी तो कह सकती, मेरी बेटी जैसी नहीं है क्या, मुझे बता क्या तकलीफ है, तेरी मम्मी को छोड़, अपन करते हैं ना बात, मैं देती हूँ तेरे को दवाई, क्या तकलीफ है, चल मुझे बता। तो ऐसे उसने प्यार से कंसोल किया और वो लड़की ने उसको बताया कि आंटी मेरे को ये तकलीफ है, मम्मी को मैं कहती, मम्मी दवाई देती, मुझे फर्क नहीं है, ऐसे वैसे। तो उसने उसको जैसे बोला तो फिर वो मान गई। तो यहाँ एक केस और भी मैंने देखा था कि जिसमें लड़की आई, वो उसको कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो डॉक्टर को बताया ही नहीं, बैठी हुई 15-45 मिनट हो गए, चुप रही, बताया नहीं उसने। तो फिर वो डॉक्टर बोला भाई तुमको नहीं बताना, आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, कुछ बता ही नहीं रहे हो आप। तो वो बोली डॉक्टर साहब मैं बाहर बैठती हूँ 10 मिनट, अगर मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए तो मैं बताऊंगी। तो वो बाहर बैठी, फिर उसने पता नहीं क्या सोच विचार किया कि बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, फिर उसने आके पूरा का पूरा बताया। तो नेकेड 1-2 में भी है नाइट्रोम्यूर, फिर उसने पूरा अच्छे से खोल के ही बता दिया जो भी उसको तकलीफ था या जो भी था। तो वो कंसोल होने के लिए वो ये देख रही थी कि भाई ट्रस्ट कर सकते हैं इसके साथ में, तो इसको हम राज दें, तो ये कुछ चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक साथ आ सकती हैं। तो कंसोल में आप कह सकते हो, ये बात भी मिल सकती है घर में कि डॉक्टर साहब हमारे घर में और किसी से तो नहीं मानती, कोई इसको कुछ बोल देना नाराज हो जाती है, लेकिन हमारी दादी है ना, पता नहीं उसका क्या है, वो इसको कहेगी या उसको बोलेगी तो उसका तो अच्छा लगता है, हम तो सब इसके दुश्मन है, बस वो ये कैसी है पता नहीं, वो इसको अच्छे से समझती है। जैसे मेरी जो पेशेंट थी उसकी नानी के साथ बहुत बनती थी, वो नानी के पास आती थी, रहती थी, और नानी से सब शेयर करती थी। मैं कहती थी भाई नानी के साथ ऐसा, नानी ने क्या जादू कर रखा है कि नानी के साथ इसका ऐसा व्यवहार है, जबकि बहन मम्मी पापा और उनके साथ में ऐसा नहीं। तो वो कहती थी कि भाई नानी बेटी, वो नानी कहती थी मैं इसको हर चीज़ अलाउ करती हूँ, मैं इसको सब फ्रीडम देती हूँ, मैं सब बोलती हूँ और मैं इसकी सब बात मानती हूँ, मैं इसको कभी हर्ट नहीं करती। तो वो उससे सेटिस्फाइड थी। तो ये उसका कंसोलेशन है, ये उसका लव है, उसको लगता है ना कि ये बंदा मुझे समझता है, मुझे प्यार करता है, रियल करता है, ऐसा नाटक नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसके साथ में अच्छा फील करता है। ये इसका मेरे हिसाब से कंसोलेशन हुआ। यस मैम, यही इसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है कि जो वो चाह रही है या जिससे वो चाह रही है वो क्यों चाह रही है, यही वो उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। तो वो पूरा लॉजिक यूज करती है कि कहीं ये मेरे साथ से फ्लैटरी तो नहीं कर रहा है, सही में ट्रूली मेरे से अटैच्ड है या नहीं। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम। एक्सीलेंट, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ आपने डॉक्टर सीमा को दिया।
उसको जब तक ट्रस्ट नहीं होता, जब तक उसको लगता नहीं है कि हाँ मेरा इससे बॉन्डिंग हो गया और मेरी बात कोई अपने तक ही रखेगा, अपनी मेरी शेयरिंग को कोई और नहीं जाने देगा, तो उससे खुल के फिर उसके साथ उसकी पड़ती है, फिर वहां का कंसोलेशन उसको एब्लिगेट करता है। भाई देखिए ना, हर इंसान का एक एनर्जी लेवल होता है, हम जिसको ऑरा कहते हैं। तो आपका ऑरा जब पेशेंट के ऑरा से मैच खाता है तो फिर पेशेंट अपने सारे सीक्रेट्स आपको देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप नेट्रोम्यूर आया और आप लेकिसिस की तरह हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप लेकिसिस के साथ सीरियस हो जाएंगे तो वहां बिगड़ जाएगी बात। तो फिर आपको लेकिसिस के साथ लेकिसिस बनना पड़ेगा। नेट्रोम्यूर आया है, इग्नेशिया आई, तो आपको सेंसिटिव बनना पड़ेगा। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर में तो मल्टी क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं अगर मेरे को लगता है पेशेंट को बहुत बोझ हो गया है कुछ, तो मैं जोक सुनाना शुरू करती हूँ उसको कि लाइट कर दिया पेशेंट को, तो वो इजी वे में हो जाएगा और तो वो पसंद करते हैं। कई तो पेशेंट आके बोलते हैं मैडम आधा आपसे बात करके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मैं जिनके पास जाती थी वो शायद थे भी लेकिसिस का, उस वक्त हम समझते नहीं थे, तो वो हंसी मजाक करना, लोग आते थे, आधे उनके पास भीड़ रहती थी, आधा जमघट रहता था कि डॉक्टर साहब आधा तो हम मिलकर ही ठीक हो जाते हैं आपसे बात करके, आधा फिर दवाई से ठीक कर देते हो। तो ये भी एक है कि आपको ये देखना है कि सामने वाला पेशेंट का क्या एनर्जी है, आपको अपना एनर्जी लेवल या अपना ऑरा उसी तरीके से बनाना है, तो आपका मैचिंग परफेक्ट होगा। जैसे मेडिसिन मैचिंग परफेक्ट होता है, ऐसे आपको भी तो पेशेंट के साथ परफेक्ट मैच करना पड़ेगा ना। तो आप उसको कर पाओगे जो भी आपको उससे लेना है, या तो हो सकता है 1 बार 2 बार मीटिंग में टाइम लगे आपको, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट जमा पाओगे, मेरा ऐसा सोच